नमस्कार साथियों। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। पदलोलुपता के दौर में निरंकुश सत्ता के खिलाफ जमहूरियत को बचाने की जद्दोजहद में हमेशा लगे रहे जयप्रकाश जी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के बीच बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और आज हम उन्हें अपनी खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। गांधी के मार्ग का अनुसरण करने वाले जिन कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं का ख्याल आता है उनमें जयप्रकाश जी शीर्ष पर दिखाई पड़ते हैं और जयप्रकाश जी को याद करते हुए डॉक्टर लोहिया का भी बरबस स्मरण हो आता है। जहाँ लोहिया स्वयं को कुजात गांधीवादी कहते थे, वहीं जयप्रकाश जी की अपनी विशिष्टता थी और वे सहयोग के रास्ते पर इस देश को चलाने के हिमायती थे। प्रथम आम चुनाव के बाद उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जब हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय कांग्रेस के सभी बड़े और प्रमुख नेता जेल में बंद थे और जो कुछ लोग बाहर रह गए थे वो सीएसपी की धारा के लोग थे और उन सब की बहादुरी से भरी भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा राष्ट्रपिता गांधी ने की थी। हम यह मानते हैं कि गांधी के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए जो रास्ते इस देश में अख्तियार किए जाने थे और किए भी गए, उसको आगे भी निरंतर जारी रखने की ज़रूरत है। व्यवस्थाएं तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोहिया के नहीं रहने के बाद जिस तरह उनकी सप्त क्रांति की अवधारणा को गांधी मैदान में अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति में डॉक्टर लोहिया की 7 क्रांतियाँ शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है और व्यवस्थागत जो ढांचा हमारे मुल्क में रहा आज़ादी के बाद और उसमें जो कुछ खामियां पनपती गईं, उसको लेकर एक समय के बाद जयप्रकाश जी भी बड़े क्रुद्ध हो चले थे और वो कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोज़गारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था को बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। और जयप्रकाश जी ने अपने उस नायाब भूमिका को कबूल किया जब लोगों ने उनसे आग्रह किया उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, और उसका जो हासिल रहा उसको बहुत सपाट तरीके से हम अगर देखेंगे तो हम शायद चूक करेंगे और कुछ ज़्यादती भी करेंगे। कभी भी कोई भी संसदीय लोकतंत्र विपक्ष मुक्त होकर नहीं चल सकता और विपक्ष के मजबूत नहीं होने देने पर अगर सत्ता आमादा हो जाए तो फिर निश्चित तौर पर इस तरह के क्षण देखने को मिलते हैं। उसका हासिल चाहे जो भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे तत्वों को भी पनपने का मौका मिल जाए जो अवांछनीय हैं, जो समाज के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इसी तरह की हरकतों, हलचलों, गतिविधियों से आगे बढ़ती है। सियासत को निस्वार्थ भाव से जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाने पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जोर दे रहे थे और जनमानस को तैयार कर रहे थे। कभी कोई संसदीय चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और हमेशा
तानाशाही के खिलाफ जमकर लोहा लिया। जहाँ डॉक्टर लोहिया विल टू पावर की बात करते हैं, सत्ता को कोई ऐसी चीज़ नहीं मानते जो बड़ी बड़ी ही खराब हो, जहाँ से बहुत ही खराब महक आती हो। नहीं, वो सत्ता में रहकर अच्छा काम करना और इस समाज के निर्माण में उस सत्ता को एक ज़रिया बनाना, इसके हिमायती डॉक्टर लोहिया रहे। वहीं जयप्रकाश जी पार एक रिलक्टेंस टू पार दिखाई पड़ता है उनके यहाँ, और एक समय के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे संत की भूमिका में वो आ गए हों। तो इन सब एक अलग अलग जो व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, उन सब को देखने के बाद भी हम यह नहीं भूल सकते हैं कि जहाँ जयप्रकाश जी ने आह्वान किया कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, वहीं डॉक्टर लोहिया इसी से मिलती जुलती बातें बहुत पहले कह गए कि सड़कें अगर सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो दोनों ने इस सड़क को उद्वेलित किया, लोगों को आंदोलित किया, और हम दोनों के प्रति बहुत ही सम्मान रखते हैं। बहुत पहले जब उन पर पुलिस की लाठी बरसाई जा रही थी जयप्रकाश जी पर, तो उनके शरीर पर लगभग गिरते हुए लालू प्रसाद जी ने उनको ढका। जयप्रकाश जी बच गए, लेकिन लालू प्रसाद जी के ये दोनों हाथों की ये जो उंगलियां हैं वो लगभग थकचुन्ना हो गई थीं, इतनी वो लाठी की मार से। और जयप्रकाश जी हॉस्पिटल मिलने आए थे लालू जी से, और लालू जी अभिवादन स्वरूप जो हाथ जोड़, तो पूरा हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा था। बहुत पहले हमने ये तस्वीर देखी थी पिताजी की एक पॉलिटिकल फाइल में। तो जयप्रकाश जी कहते थे कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। और गांधी भी अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करते थे, और डॉक्टर लोहिया इसी को अपने अंदाज में कहते थे कि भाई सत्ता के शिखर पर तो तब आप देख पाएंगे जब आप विशेष अवसर देंगे, क्योंकि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। तो ये विशेष अवसर के सिद्धांत जो लोहिया हमें दे गए, जहाँ वो कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वे पिछड़े कौन? वो पिछड़े इस समाज के दमित, शोषित, वंचित, तिरस्कृत, उपहासित वर्ग के लोग, जिनमें संपूर्ण महिला समाज भी शामिल था। तो हम एक मणिकांचन योग देखते हैं दोनों में। ये और बात है कि डॉक्टर लोहिया ने केरल में अपनी ही सरकार द्वारा निरपराध लोगों पर डंडे बरसाए जाने, गोली चलाए जाने के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री थनु पिल्ले का इस्तीफ़ा मांगा, पार्टी के अध्यक्ष को भी लिखा, नई सुनवाई हुई, पार्टी में दो फाड़ हो गया, मधु लीमय को निकालने की बात हो गई। लीमय के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए लोहिया, और लोहिया का जो एक लोहिया के विचार के साथ खड़े लोगों की जो धारा थी वो पराजित हो गई उस वक़्त, और फिर लोहिया एक अलग तेवर के साथ सोशलिस्ट पार्टी को लेकर आए। तो लोहिया को पार्टी से निकलवाने के लिए उस समय जो लगभग पहले आम चुनाव के बाद जो जयप्रकाश जी ये मान चुके थे कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकेगा, कांग्रेस गांधी नेहरू के जादू से बाहर का जो जादू है उससे बाहर इस देश के लोग नहीं आ सकेंगे। लेकिन लोहिया इस देश में एक सशक्त विपक्ष चाहते थे। आज जिस विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, उसमें कोई स्वस्थ लोकतंत्र तो नहीं पनप सकता। और उस वक्त भी अगर खड़े नहीं होते मजबूती से डॉक्टर लोहिया, तो हम समझते हैं कि इस देश में विपक्ष की राजनीति भी खड़ी नहीं हो पाती। तो ये समाजवाद तो अभावों में पली विचारधारा है, और इसका मतलब है संपन्नता, समृद्धि का बंटवारा, दरिद्रता का बंटवारा नहीं।
तो जो भी परिवर्तन हमको आज देखने को मिल रहे हैं उसमें कुछ अवांछनीय तत्वों को ज़रूर मौका मिल गया जयप्रकाश जी के प्रयोग के समय या डॉक्टर लोहिया के समय, लेकिन वह प्रयोग था, वह कोई हम उसको कोई विचारधारात्मक सूत्र नहीं समझने की गलती करते हैं। वो फौरी प्रयोग था और उस वक्त के लिए शायद ज़रूरी प्रयोग था, लेकिन इतिहास से हम सबक लेते हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बहुत लोगों को आगे लाया। छात्र संघर्ष समिति जो बिहार में बनी, पूरे देश के अंदर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लोग कनेक्टेड थे, उसमें लालू जी को भी मौका मिला। बिहार से तो एकमात्र छात्र नेता थे जिन्होंने पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ा और उधर जबलपुर से तो लोकनायक जयप्रकाश द्वारा लड़ाए गए प्रयोग स्वरूप पहले कैंडिडेट थे, पीपुल्स कैंडिडेट जनता प्रत्याशी शरद यादव जी 74 में ही, और रामविलास पासवान जी को हाजीपुर से 77 में जिस तरह से जयप्रकाश जी ने लड़ाया, राम सुंदर दास जी का टिकट मैंने सिंबल दे देने के बाद पार्टी ने जो दिया वो एक तरह से निष्प्रभावी रहा और जयप्रकाश जी की अपील चली गई। मैं नहीं जानता कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन जयप्रकाश नारायण का उम्मीदवार रामविलास पासवान। तो नौजवानों पर भरोसा, और जब किसी बड़े नेता का भरोसा हासिल होता है यंग एज में किसी के लिए, तो आप समझिए कि वो कितनी शिद्दत से फिर लग जाता है उस काम को करने में। लोकनायक की जेल यात्रा पढ़ने लायक है। मैंने 2006 में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर वो किताब खरीदी, मेरी जीवन यात्रा कुछ इस नाम से, 2 खंडों में, और पढ़ते हुए लगता था जैसे कि हमारे सामने वो सारा दृश्य उपस्थित हो रहा है। किस तरह से हजारीबाग जेल में वो हैं, किस तरह से बाहर उनको लाया जा रहा है, कूद फांद हो रही है, तो वो बहुत ही आप रोंगटे खड़े हो जाए इस तरह का वो जीवंत और प्रांजल वर्णन है उसमें। चंडीगढ़ जेल में किस तरह से इमरजेंसी के दौरान, और बहुत, तो इस सियासत के उथले और छिछले झंझावात और महत्वाकांक्षा के युग में हमें उनसे एक नई दृष्टि और रोशनी मिलती है। वे चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, पंडित नेहरू ने कहा ही रेडी टू टेक ओवर, और वो चाहते भी थे। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से बाहर जाकर कोई अलग दल का निर्माण हो, वापस सारे साथी आ जाएं, सीएसपी के लोग। कुछ फॉर्मूला सुझाया गया, उसमें एक पर बात बनी, दूसरे पर नहीं बनी, तो खैर वो उसकी चर्चा कभी फिर, लेकिन जयप्रकाश जी ने अपनी एक नायाब भूमिका चुनी और वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। उनकी कुछ पंक्तियाँ मेरे दिल के बेहद करीब हैं और मैं समझता हूँ कि जब कभी दुविधा और द्वंद्व की सी स्थिति होती है, उनकी कही हुई ये बातें हमें एक नया रास्ता दिखाती हैं। जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आईं निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं। सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न हैं मेरी। इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व बन नहीं सकता प्रधानमंत्री क्या, किंतु मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य पथ ही मान्य उद्दिष्ट थे। पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के। जग जिसे कहता विफलता, थी शोध की वे मंजिलें। मंजिलें वे अनगिनत हैं, गंतव्य भी अति दूर है। रुकना नहीं मुझको कहीं, अवरुद्ध जितना मार्ग हो। निज कामना कुछ है नहीं, सब है समर्पित ईश को। तो विफलताओं पर तुष्ट हूँ अपनी, और यह विफल जीवन शत शत धन्य होगा।
यदि समान धर्मी प्रिय तरुणों का कंठ का कीर्ण मार्ग यह कुछ सुगम बना जावे। ऐसे जमहूरियत की रूह बचाने वाले अनमोल देश रत्न को हजारों सलाम। और जयप्रकाश जी हमेशा हमें एक नई रोशनी और नई राह देते रहेंगे। और इस वक्त जो लोकतंत्र के सामने संकट खड़ा है, उसमें उसी स्पिरिट के साथ आज लगने की ज़रूरत है। जिस वक्त जयप्रकाश जी ने बिगुल फूंका था, उस समय ये जो भी सेनानी थे जेपी के, वो राम गोपाल दीक्षित जी का एक गीत हमेशा गुनगुनाते रहते थे। पुराने जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं वो सब शायद याद कर सकेंगे कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लोन लेने सत्ता से टकराने को। आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई वो शक्ति, चूर चूर हो गई वो शक्ति जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूर्ण मासी है। अब यह सब न चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर जवानों ने ही देश की लाज बचाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, कवि जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो ऐसे क्रांति शोधक सत्य शोधक को मेरा शत शत